हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द फाइनेंस एंड जनरल स्टडीज़ चैनल। जैसे मैंने कल जैसे एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर के बारे में डिस्कस किया था, जो कि हमारा डिवीज़ एंड लेबोरेटरीज के बारे में मैंने बताया था कि कितना फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है और अपने सेक्टर में वो लीडर है और कैसे शेयर होल्डर को मल्टी बैगर इन्वेस्टमेंट या रिटर्न बना के दे रहा है। वैसे आज हम और एक स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि वो अपने सेक्टर में बहुत ही अच्छी पोजीशन हैंडल करता है। वो अराउंड आई थिंक 4th या 5th पोजीशन पे कंपनी है अपने सेक्टर में और वो बहुत ही बड़े ग्रुप को बिलोंग करता है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। चलिए दोस्तों, हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है LTI माइंडट्री। LTI माइंडट्री हमारे देश के बहुत बड़े ग्रुप को बिलोंग करती है जो कि लार्सन एंड टूब्रो है। सो लार्सन एंड टूब्रो मतलब LNT, सभी को मालूम ही है। एक LTI माइंडट्री लिमिटेड एक मल्टीनेशनल IT कंपनी है। वो इंडिया में भी और इंडिया के बाहर भी ये कंपनी अपना बिजनेस चला रही है। ये 1996 में शुरू हुई थी कंपनी। अराउंड 82,000 पीपल को अपने सेक्टर में एम्प्लॉय कर रही है। सो उसी के साथ आप देख सकते हैं ये BSE और NSE में ट्रेड कर रही है। मेन कंपनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एक कंपनी कर रही है अपनी इंडस्ट्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंसल्टिंग, आउटसोर्सिंग, उसी में सब एक कंपनी है। सो ये कंपनी शुरू हुई थी, जैसे मैंने बोला था आपको, 1996 में शुरू हुई थी। सो उसके बाद इनका बहुत सारा इधर एडजस्टमेंट हुआ है। LNT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी करके शुरू हुई थी। उसके बाद इस कंपनी का नाम इन्होंने चेंज किया था LNT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू लार्सन एंड टूब्रो इन्फोटेक लिमिटेड करके इन्होंने 2001 या 2002 में चेंज किया था। उसके बाद इनका रिसेंटली मर्जर हो गया है। सो वो हुआ था कि माइंडट्री के साथ मर्जर हुआ था। सो उसके बाद अब ये कंपनी का नाम चेंज होके LTI माइंडट्री हो चुका है। सो वो कब होता आपको 2019 में, जून के 2019 में कंप्लीट हुआ था टेक ओवर और आपका जो भी मर्जर हुआ था वो कंप्लीट हुआ था। सो उसके बाद आप यहाँ पर उसके की पर्सन देख सकते हैं। की पर्सन है AM नायक जो कि चेयरमैन है। उसके बाद वाइस चेयरमैन N सुब्रमण्यम है। सो ये सब आप बातें इधर देख सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कहाँ पर इनका प्रेजेंस है। इंडिया में तो ये प्रेजेंस है ही। उसके बाद आप देख सकते हैं नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, मिडल ईस्ट, अफ्रीका जैसे कंट्री में, मतलब ये वर्ल्ड वाइड प्रेजेंस है और ये सब इसकी सब्सिडियरीज है। और आप देख सकते हैं कितने सारे एक्विजिशन से कंपनी ने किए हैं 2021 में, 19 में, 17 में, 16 में। बहुत ही फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है, इसलिए ये सब एक्विजिशंस कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर रिसेंटली मैंने बोला था माइंडट्री पहले एक अलग सी कंपनी थी और वो हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में भी लिस्टेड थी। सो इस कंपनी ने इसको टेक ओवर किया था मई 2022 में। वो भी एक IT सर्विसेज कंपनी भी थी। तो चलिए अब इस कंपनी का बैलेंस शीट वगैरह हम थोड़ा चेक करेंगे। बहुत ही फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है, जैसे मैंने आपको बोला था। आप यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी का रिजर्व्स देख सकते हैं आप। 4,700 करोड़ था, बाद में 5,200, बाद में 7,200 हो गया, बाद में 8,700, उसके बाद आप जाके आप देख सकते हैं 16,000 करोड़ तक इसका आप देख सकते हैं रिजर्व्स ही है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी का लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स कुछ भी नहीं है, मतलब कंपनी टोटली नेट डेट फ्री है, क्योंकि इनके पास बहुत सारा कैश फ्लो होता है। सो इसीलिए इस कंपनी को कोई ऐसा कुछ डेट का कुछ ज़रूरत नहीं होता है। और बाद में हम जब इसका प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे तब आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इनके पास कितना प्रॉफिट होता है। और आप देख सकते हैं शॉर्ट टर्म डेट थोड़ा है क्योंकि ये सब्सिडियरी की वजह से हुआ था। सो लेकिन आप स्टैंड अलोन में जाके देखेंगे तो आपको ये शॉर्ट टर्म डेट भी नहीं दिखेगा, टोटली नेट डेट फ्री करके ही आपको ये दिखेगी। उसके बाद आप कंपनी का कैश बैलेंस देख सकते हैं। यहाँ पर कंपनी में बहुत भरपूर कैश है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आप देख सकते हैं। 415 करोड़ था, बाद में 525 हो गया, 759 हो गया, उसके बाद 777 करोड़, अभी तो 2,900 करोड़ का कैश है। आप इनके इन्वेस्टमेंट भी देख सकते हो। 1,700, 2,200, 3,600, 3,100, 4,700 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। इन्वेंटरीज इनके पास कुछ भी नहीं होता है क्योंकि IT कंपनी है। सो जैसे मैंने
HCL या इन्फोसिस स्टॉक आपने उसके बारे में मैंने आपको फंडामेंटल एनालिसिस करके बताया था, उसमें भी ऐसा ही था, उसमें उनमें भी कुछ आपको इन्वेंटरीज नहीं होते हैं। शॉर्ट टर्म लोन से एडवांसेस इन कंपनी ने कुछ दिया नहीं है, पहले दिया था, वो ऑलरेडी रिकवर हो चुका है। मतलब ये कंपनी दूसरों लोगों को अपना पैसा बांटती है लोन की तरह, लोन के थ्रू। सो आप करंट एसेट्स भी देख सकते हैं, 1100 करोड़, 1200, 1600, 2100, 3800, बहुत ही फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है। ये सब लक्षण इस कंपनियों में आपको दिखते हैं। और इसका शेयर प्राइस भी आप देख सकते हैं, 5200 रुपीज़ अभी ट्रेड कर रही है। पिछले ट्रेडिंग सेशन में 55 रुपीज़ का डाउनफॉल था, ठीक था, क्योंकि उधर आपको फॉरेन में आप यूएस में आप देख सकते हैं, उधर भी आईटी में थोड़ा प्रेशर आ रहा है, क्योंकि एक्सेंचर के जो मैंने कल आपको बताए थे उसके रिजल्ट्स कुछ खास नहीं आए थे। उसके बाद उन्होंने गाइडेंस भी कुछ अच्छी तरह से गाइडेंस नहीं दिया है नेक्स्ट ईयर का या फिर उनका क्वार्टर 1 का। सो इसलिए थोड़ा आईटी में थोड़ा वीकनेस था। सो उसके बाद हम कंपनी का डिविडेंड हिस्ट्री देख सकते हैं। आप यहाँ पर उस कंपनी का डिविडेंड देख सकते हैं। कंपनी अपना हर साल अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड देती रहती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 2021 में कंपनी ने 3 बार डिविडेंड दिया है, 25, 10 और 15 रुपीज़ का। मतलब आप काउंट कर सकते हैं अराउंड 35-50 रुपीज़ का डिविडेंड 2021 में दिया है। 22 में आपको सिर्फ एक ही बार डिविडेंड दिया, वो कि 30 रुपीज़ का। उसके बाद 23 में ऑलरेडी 2 बार दिया है। अब इनका क्वार्टरली रिजल्ट है 27 अक्टूबर को, तब ये लोग इंटरिम को डिसाइड करेंगे। सो इस बार कंपनी ने ऑलरेडी 23 में 50 रुपये का डिविडेंड दिया है। अगर आप देख सकते हैं कंपनी कितने फंडामेंटली स्ट्रांग होते हैं और कितना अच्छे से डिविडेंड शेयर करती है। ना कि मैंने जिस दिन आपको बताया था कोल इंडिया कंपनी के बारे में उसमें आप देख सकते हैं डिविडेंड यील्ड 8% है, लेकिन अब उसके साथ आपका कैपिटल भी उड़ रहा है और डिविडेंड भी कुछ खास वो कंपनी नहीं दे रही है, सिर्फ आपको डिविडेंड यील्ड दिखा रही है कि बहुत ही स्ट्रांग है करके। सो ऐसे कंपनी से आपको ज़्यादातर दूर रहना है। इन कंपनी में आप देख सकते हैं कितना फंडामेंटली स्ट्रांग है, बिजनेस भी उनका अच्छी तरह से ग्रो हो रहा है, रेवेन्यू भी ग्रो हो रहा है, फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है, मैनेजमेंट स्ट्रांग है। सो ऐसे कंपनी में हम लोगों को इन्वेस्ट करने का विचार करना चाहिए, या फिर आपको उन पर स्टडी करना चाहिए। जैसे मैंने बोला था, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, मैं सिर्फ आपको स्टडी करने के लिए अच्छे स्टॉक आगे देता हूँ। आप देख सकते हैं इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 1,54,000 करोड़ है। बहुत ही अभी पहले मर्जर के पहले कंपनी छोटी थी, मर्जर होने के बाद अभी 1,54 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन इसमें हो चुका है। इसके बाद आप इनके पीएस पे कंपेयर करके देख सकते हैं। टीसीएस तो नंबर 1 कंपनी है, उसके नीचे आता है इन्फोसिस, एचसीएल, विप्रो। सो ये 5th नंबर पर आती है, 5th नंबर पर ये कंपनी अभी है उनके मर्जर के बाद। ये कंपनी आगे भी आ सकती है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। जैसे कंपनी का बिजनेस वगैरह प्रॉफिट वगैरह बढ़ रहा है तो ये कंपनी और भी ऊपर आने का पूरा चांसेस रखते हैं। सो चलिए अब इस कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं, कैसे इसका प्रॉफिट एंड लॉस है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। सो ये रहा कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस। सेल्स देखिए 2012 में 3,000 करोड़ का सेल्स था, उसके बाद प्रॉफिट भी 419 करोड़ था। 3,100 करोड़ से सीधा बढ़ के अभी 33,000 करोड़ का इसका सेल्स हो चुका है। हाँ ठीक है, यहाँ पर तो इनका मर्जर हुआ था 2017 में, उसके बाद इस कंपनी में थोड़ा ज़्यादा ही बढ़ोतरी हुई है। लेकिन 2022 जो कि कोरोना के टाइम आप सभी को मालूम है आईटी कंपनी का बहुत ही अच्छा सा बिजनेस चलने लगा कोरोना के बाद। सो वहाँ पर इस कंपनी का रेवेन्यू बहुत ही अच्छी तरह से बढ़ा है 26,000 करोड़ तक। 26,000 करोड़ आपको 2022 में हुआ है, 23 में 33,000 करोड़ का रेवेन्यू आ चुका है। प्रॉफिट भी देख सकते हैं, एक ज़माने में कंपनी का प्रॉफिट 400 करोड़ था, अब बढ़ के सीधा 4,400 करोड़ तक जा रहा है। वो आप देख सकते हैं हर साल कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है, बढ़ते रहा है, कंटिन्यूस बढ़ते ही जा रहा है। सो ये एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी का लक्षण होता है। उसके बाद आप नीचे आ सकते हैं, नीचे आके आप पर शेयर होल्डिंग पैटर्न्स भी देख सकते हैं। सो अब जैसे मैंने बोला था, इसका प्रोमोटर देखिए, प्रोमोटर कोई ऐसा वैसा कोई कंपनी नहीं है, लार्सन एंड टुब्रो है। आपको जैसे आपको इंडिया में जैसे बड़े बड़े ग्रुप्स दिखते हैं, टाटा हो, बिरला हो या रिलायंस हो या फिर ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स है बड़े बड़े। सो उनमें से लार्सन एंड टुब्रो भी एक बहुत ही बड़ा ग्रुप इंडिया में है।
आप यहाँ पर देख सकते 74% या 74% खुद प्रमोटर के पास ही था, जो उसके पास मर्जर होने के बाद उनका शेयर होल्डिंग पैटर्न थोड़ा कम हो गया, 68% हो गया, क्योंकि वो मर्जर का जो भी एडजस्टमेंट आता है उसके वजह से उनमें थोड़ा आपको चेंजेस आ गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न, इधर भी मैंने ओपन करके दिखाया है। सो यहाँ पर इस कंपनी का कोई शेयर, कोई प्लेड्ज नहीं है। वही आप जाके कोई दूसरा जो कि कंट्रोवर्सी में होता है या फिर लिटिगेशन या बैंक केस, उसमें आप जाके देखेंगे आपको यहाँ पर सबसे ज़्यादा शेयर्स प्लेड्स दिखेंगी, क्योंकि यहाँ पर आता है कभी कभार 70%, 80%, 90% प्लेड्स करके कंपनी का आता है, लेकिन इस कंपनी में कोई भी शेयर प्लेड्स नहीं है। सो उसके बाद हम कंपनी के शेयर प्राइस चेक करेंगे। आप शेयर प्राइस देखिए, 5500 रुपीज़ में ट्रेड कर रहा है अभी। अपन एक साल का रिटर्न देखेंगे, एक साल में कंपनी का 4.61% दिया है, क्योंकि अभी थोड़ा आईटी में थोड़ा डाउनफॉल है, इसलिए कंपनी इतना ज़्यादा नहीं कर रही है। आप ये इसका नहीं है, आप इसमें इस सेक्टर में कोई भी स्टॉक का देख सकते हैं, टीसीएस का देख सकते हैं, इन्फोसिस का देख सकते हैं, एक ही रेंज में आपको दिखेंगे, उनमें भी गिरावट है। सो सिमिलर इसमें भी है। सो जब शेयर होल्डर अपना जो कि रिटेल इन्वेस्टर होता है, तो इनको ऐसे समय में जाके स्टॉक में स्टडी करना चाहिए या इन्वेस्ट करने का विचार करना चाहिए जब कंपनी कंसोलिडेट कर रही है या फिर शेयर में कोई ज़्यादा मूवमेंट नहीं आ रहा है, क्योंकि इस समय पर कोई भी स्टॉक जाके खरीदने के लिए नहीं जाते हैं, क्योंकि सभी को मालूम है उसमें गिरावट आने के पूरे चांसेस होते हैं करके। सो इससे कंसोलिडेट होते हैं, तो यहाँ पर आपको जाके इन्वेस्ट करने का विचार करना चाहिए, ना कि शेयर जाके जो उसके टॉप में होता है वहाँ पर जाके इन्वेस्ट करने का विचार नहीं करना चाहिए। तो उसके बाद हम आज का निफ्टी का देखेंगे। निफ्टी का मूवमेंट आज थोड़ा ग्रीन पैटर्न में ही था, जैसे मैंने आपको कल बोला था कि डाउ जोन्स में थोड़ा हरियाली आई थी कल के ट्रेडिंग सेशन में। सो वही आज हमारे निफ्टी के ऊपर भी दिख रहा है। सो निफ्टी 114 पॉइंट के ऊपर क्लोजिंग दिया है, जो कि 19638 पॉइंट में क्लोजिंग दिया है। डाउ जोन्स आज आप देख सकते हैं आज फिर से थोड़ा गिरावट है, 300 पॉइंट का गिरावट आज, 5 दिन का था। आज का पैटर्न था 61 पॉइंट का 61 पॉइंट से गिरा है 0.18% तक। सो देखते हैं रात भर ये कैसे चलता है डाउ जोन्स। मालूम नहीं अभी उधर कैसे चल रहा है, क्योंकि उधर तो एक्सटर्नल फैक्टर्स बहुत है। आपको मालूम है गवर्नमेंट शटडाउन होने का भी उधर चांसेस है। सो लोगों का पॉलिटिक्स चल रहा है। सो वो कब तक कितना लंबा चलेगा मालूम नहीं। सो जितना लंबा चलेगा उतना ही मार्केट में डिस्टर्बेंस रहेगा, क्योंकि उधर बोला जा रहा है कि टोटल उनका गवर्नमेंट शटडाउन होने का पूरा चांसेस है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है और अपोजिशन पार्टी अप्रूवल नहीं दे रही है कि वो लोग ज़्यादा बजटिंग करे या फिर कोई नए स्कीम्स लाए। सो उसके लिए अपोजिशन पार्टी अप्रूवल्स नहीं दे रहे। तो वो कितना लंबा खींचेगा किसी को भी मालूम नहीं। तब तक बाज़ार में आपको ऐसे लाल रंगी देखने को मिलेगा ज़्यादातर। और हमारा आप यहाँ पर देख सकते हैं इंडियन रुपीस और यूएसडी के सामने। सो हमारा रुपीस अभी 83 के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है। सो हमारा डे बाय डे इंडियन रुपीस यूएसडी के सामने वीक हो रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो हमारा इंपोर्ट और भी एक्सपेंसिव हो जाएगा। हमारा करंट अकाउंट डिपॉजिट में ज़्यादा डिफरेंस आएगा। ऑलरेडी सीएडी में डिफरेंस आ रहा है, डिफिसिट आ रहा है। सो क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट्स भी कम हो रहे हैं, जैसे कि आपके आईटी में कम हो रहा है और फिर फार्मा में एक्सपोर्ट्स कम हो रहे हैं, जो कि हमारे इंडिया के सबसे मेन एक्सपोर्ट के 2 पिलर्स हैं। सो उनमें थोड़ी गिरावट है और उसमें ज़्यादा एक्सपोर्ट्स नहीं हो रहे हैं। और प्लस उसी के साइड से यहाँ पर डॉलर भी महंगा हो रहा है। सो वहाँ पर आपको करंट अकाउंट डेफिसिट्स थोड़ा अभी आ रहा है, क्योंकि अब रिसेंटली एक रिपोर्ट भी आई थी। सो उसमें दिखाया था कि इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट्स थोड़ा बढ़ रहा है, मतलब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच में डिफरेंस बढ़ रहा है। सो ऑयल भी देख सकते हैं। आज तो ब्रेंट $95 के ऊपर जाके क्लोजिंग दिया है, तो 96 टच किया था, थोड़ी कूल ऑफ हो चुका है। और लेकिन बहुत सारे रिपोर्ट्स बोल रहे हैं कि ये 100 के ऊपर भी जा सकता है। यहाँ पर चार्ट में तो आप देख सकते हैं 97 के ऊपर ये दिखाई दे रहा है। सो मालूम नहीं ये अभी कहाँ तक जाके रुकेगा और कितना जाएगा, देखते हैं। जितना ये महंगा हो जाएगा हमारे इंपोर्ट का बिल और बढ़ेगा। और जैसे मैंने बोला था
CAD में ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंस आएगा। अगर वो ऐसा डिफरेंस आएगा जब ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स में जो एक्सटर्नल फैक्टर से ज़्यादातर जो अमेरिका से जो इफेक्ट आता है शेयर मार्केट में, तो वो समय पर आपको ये छोटे छोटे बातें जो कि ऑयल का प्राइस हो या डॉलर के प्राइस हो या फिर हमारे दो करंट अकाउंट डेफिसिट है, उसका सब का मिला के निफ्टी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर आता है। जैसे कि आपने देखा था कल कैसे हमारा निफ्टी गिरा था या फिर सेंसेक्स गिरा था, वो सब छोटे छोटे बातें मिला के निफ्टी के ऊपर ज़्यादा प्रेशर लाने की ट्राई करते हैं और हमारे मार्केट को गिराने का पूरा चांस करते हैं। और एक ग्रुप है वेदांता ग्रुप करके, जैसे सभी लोगों को मालूम है। इस कंपनी का तो बहुत ही सारा डेट है इस कंपनी के ऊपर और उनको इस जनवरी में बहुत ही हाई अमाउंट का डेट क्लियर करना है। उनके जो बॉन्ड्स है वो ड्यू है और उनके पास अभी ज़्यादा पैसा नहीं है। प्लस 2024 में और एक है अराउंड $2 बिलियन तक, उसको उनको रीपे करना है। तो उनको ऑलरेडी बहुत ही कर्जा है कंपनी के ऊपर और बैंक से भी उनको लोन नहीं मिल रहा है। मिलेगा तो भी आपको बहुत ही हाई अमाउंट से या हाई इंटरेस्ट रेट पे मिलने का पूरा चांसेस है। इसीलिए ये लोग अभी कोई तो रास्ता ढूंढना पड़ेगा जो कि उनका बॉन्ड, उनके जो डेट्स है उनको या जो बॉन्ड ड्यू है नेक्स्ट ईयर में उनको क्लियर करने के लिए। उन्होंने अपनी कंपनी को डीमर्ज करने का फैसला किया कि वो लोग मार्केट से पैसा उठाए। इन्होंने डिसाइड किया कि मेटल हो, पावर हो, एल्यूमिनियम, ऑयल एंड गैस बिजनेस को ये लोग मार्केट में उतारेंगे। उनको सेपरेट एंटिटी करके ये लोग लिस्ट करने का विचार कर रहे हैं। अभी सिर्फ आपको वेदांता एक ही स्टॉक दिखता है, वेदांता लिमिटेड कुछ है वो कंपनी। वेदांता लिमिटेड कुछ तो है कंपनी का नाम, वो अभी सिर्फ एक ही कंपनी ट्रेड कर रही है। आगे इनके बहुत सारे सब्सिडरीज मार्केट में लिस्ट करने का विचार कर रहे हैं। उनको करना ही पड़ेगा क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है वो डेट क्लियर करने के लिए। अगर उन्होंने डिफ़ॉल्ट कर दिया वो बॉन्ड्स के ऊपर तो उनको बहुत ही बुरी तरह का प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। और एक न्यूज़ आई है क्योंकि हीरो मोटर को आपने बोला है कि उन्होंने अपने मोटरसाइकिल के प्राइस बढ़ाए हैं। बोल रहे हैं कि इन्फ्लेशंस की वजह से और जो कॉम्पिटिटिवनेस से और मार्केट का जो प्राइस चल रहा है उसके हिसाब से उनको प्राइस बढ़ाना पड़ रहा है बोल रहे हैं। उन्होंने एक्सचेंज को बताया कि 1 अक्टूबर से उनका अक्टूबर 3 से उनका प्राइस बढ़ने का पूरा चांसेस है करके उन्होंने एक्सचेंज को बताया है। और उन्होंने जो अभी रिसेंटली जो मॉडल लॉन्च किया था करिश्मा, उसका अभी तक ऑफ़र चल रहा है। उन्होंने बोला है कि 29 सितंबर तक उनको ऑफ़र मिलेगा। अगर उनको वो प्राइस में बुक करना है तो उसके पहले बुक करना है। अराउंड 7000 का कुछ डिस्काउंट है। अगर 1 अक्टूबर से बुक करने को जाएंगे उनको नया प्राइस एक्सटेंडेड प्राइस मिलेगा जो कि 1,79,000 कुछ है, 1,80,000 रुपीज़। उस अमाउंट पे उनको बुक करना पड़ेगा। आशा करता हूं दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन आए। ओके दोस्तों, ऐसे कल फिर से मिलेंगे ऐसे कोई और एक वीडियो के साथ। तब तक थैंक यू, बाय।